परेशानी है। आए रोज हम हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, यानी जो बीमारी है हार्ट अटैक की वो देख रहे हैं, और इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, अब खबर ये भी आ रही है कि जनाब खवातीन के अंदर ये बढ़ रही है। और रिकॉर्ड जो हमारा अभी तक खंगाला जा रहा है वो है कि 29.6% डेथ्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई वो जनाब कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और उम्र की हद भी इसमें बड़ी दिलचस्प रही है, 25 से 70 साल के दरमियान सबसे ज्यादा लोग जो है वो इस दायरे में आए हैं। और फिर अर्बन और रूरल एरियाज की जहां तक हम बात करें तो वहां पर भी आपको डबल डिजिट में फिगर्स मिलेंगे। अर्बन एरियाज के अंदर हार्ट अटैक की रेट 32.8% है और रूरल एरियाज के अंदर 22.9% है। अब लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या निजाम में फॉल्ट है या हमने किसी और तरीके से इस पूरे निजाम को देखना होगा। इस पर माहिराना मशवरा लेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर सर्दियां हैं और माना जा रहा है कि सर्दियों के अंदर इस तरीके की मर्ज और ज्यादा बढ़ते हैं और मरीजों को काफी मुश्किलें होती हैं। मेरे साथ मारूफ मुअल्लिज डॉक्टर खालिद मोहिउद्दीन साहब है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा लेट आपके पास पहुंचा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जब मैं वादी कश्मीर की बात करता हूं, एंटायर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, आए दिन हम ये खबर देखते हैं कि नौजवान जी अचानक कार्डिक अरेस्ट हुआ। जनाब कल तो हमारे साथ काम पर था, सुबह खबर आई कि जनाब कार्डिक अरेस्ट हुआ। ये जो अचानक से एक ट्रेंड बन रहा है, चूंकि आप मारूफ मुअल्लिज है और लगातार इस पर रिसर्च है आपका, बुनियादी वजह क्या कुछ है इसकी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो ये ट्रेंड बन रहा है। मसला ये है कि 1950 से अब 70 इयर्स के बाद हम देखेंगे कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव राइज इन द हार्ट अटैक्स। जी, मैंने हमेशा बोला है कि किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद फूड अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द शुगर, सॉल्ट कंजप्शन, स्मोकिंग एंड मोटराइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। आप 1950 का जम्मू एंड कश्मीर देखिए और आप 2022 का जम्मू एंड कश्मीर देखिए। हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ, बाय द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स आ गए that the Southeast Asia, including Jammu and Kashmir, is going to be a hub of increased food expenditure, increased obesity, increased hypertension, increased heart attacks and other things. पहली बात है कि हमें अपनी सोसाइटी में इन रिस्क फैक्टर्स को आने नहीं देना था। लाइक हम यूरोप में अगर देखेंगे वहां पे भी देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मोटराइज्ड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सिगरेट्स, मगर उन सोसाइटीज ने इन रिस्क फैक्टर्स को अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ एजुकेशनल वेव। जो आपका प्रोग्राम है, आई टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ एन एजुकेशन टू द सोसाइटी कि हमें देखना है कि व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन 1952 टू 2022। जब तक हम अपना फूड कंजप्शन कर्टेल ना करें, जब तक हम अपना फास्ट फूड कंजप्शन यूज ना करें, लाइक 6000 साल की बात है, इंसान को जीने के लिए एक दिन में खाली आधा ग्राम सॉल्ट की जरूरत है। आज अगर हम देखेंगे एवरेज कश्मीरी का, बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंजप्शन पर डे इज 8 to 10 ग्राम्स। आप देखेंगे 55 इयर्स के उम्र के बाद देयर इज अ वेरी हाई राइज इन द हाइपरटेंशन टू। Up, you see a photograph of a Kashmiri or a person from a Jammu in 1950. कंपेयर कीजिए, म्यूजियम्स में होता है, आर्काइव्स में है, और आज उसी आप किसी इंडिविजुअल देखो, आप जम्मू या कश्मीर से इंडिविजुअल के 2020 देयर इज अ विजिबल चेंज इन द फिनोटाइप। दिस पर्सन हैज ग्रोन ओबीस। क्या वजह है कि हमारा वेट बढ़ गया? वजह है कि इसी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, इसी अवेलेबिलिटी ऑफ द फास्ट फूड, देयर इज नो डिफरेंट पैटर्न इन ईटिंग, there is an increased use of soft drinks, increased use of sugary tea and the salty tea, there is a lot of cigarette intake and other risk factors. All these will automatically lead to a heart attack. दूसरी बात, ये रिस्क फैक्टर्स है। अब हमारा एड ऑन प्रॉब्लम कश्मीर का है कोल्ड वेदर, जैसे यूरोप में है, जैसे ईस्टर्न यूरोप में है। मैं मानता हूं कोल्ड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, फॉर paralysis and for hypertension and other kinds of the illnesses. इन रिस्क फैक्टर्स को जब तक प्रिवेंट ना किया जाए,
ये मुमकिन ही नहीं कि ये आगे बढ़ना नहीं है। दिस अलार्मिंग थिंग कि हमें रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जिम में जाते हैं लड़के, और कई बार हमने ये देखा कि जिम खत्म होने के फौरन बाद ही कार्डिक अरेस्ट आया। फिर कुछ माहिरीन का मानना था कि जो जनाब आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रही हैं या जो ड्रिंक्स आ रही हैं एनर्जी ड्रिंक्स, वो एक जी बुनियादी वजह बन रही है नौजवानों के बीच में। लेकिन क्या ये मिथ है या सही है कि जो कसरत भी इंसान कर रहा है, डाइट पर भी ख्याल रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरीके से इस मर्ज का शिकार बन रहा है? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। इस पे अमेरिकन हार्ट सोसाइटी के, यूरोपियन हार्ट सोसाइटी के या बाकी प्रोफेशनल सोसाइटीज के काफी गाइडलाइंस आ गए हैं। मैं इस पे थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ जी। पहली बात यह है कि जिम में देयर इज ए स्ट्रेस टू द हार्ट। आप कुछ जिन लोगों का हार्ट नॉर्मल है, उन लोगों के लिए ग्रेडेड एक्सरसाइज करना, आहिस्ता आहिस्ता एक्लेमेटाइज होना और एक्सरसाइज करना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इट शुड बी एनकरेज्ड। एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मगर क्या देखा गया है कि देयर आर सम हार्ट डिजीजेस, लाइक किसी का वैल्व में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, और एक वैल्व है पल्मोनिक वैल्व, उसको अभी पता नहीं कि उसको वैल्व में ऑब्स्ट्रक्शन है और वो जिम करने जाता है। एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एरिथमोजेनिक वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, जेनेटिकली मीडिएटेड डिजीज है, या कोई जेनेटिकली मीडिएटेड ईसीजी चेंजेस होते हैं इंसान में, जिनको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं। इन इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं होता है कि हमें ये डिजीज है। दे आर साइलेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम it gets precipitated is while they are doing a gym. One, for the first time it gets visible is जब इनको sudden cardiac death होती है in a soccer field, in a football playing field, they get a sudden cardiac death and they die. So जो भी कोई, मैं इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कोई जिम शुरू करे at any age, he should at least have a counseling from the physician about a clinical examination, about his effort tolerance, एक ECG करना चाहिए। दूसरी बात, एक काफी स्टडीज इसमें हो गई है कि लाइक सम पर्सन इज अनएक्लेमेटाइज्ड, उसको ऑलरेडी डिजीज होती है नाड़ी में, एट द एज ऑफ 60 he just starts doing a gym and gets a heart attack and dies. Exercise have always to be graded to there has to be important काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को, जिससे पहले कि वो जिम शुरू करे। कुल मिलाकर जिम जाने से पहले माहिराना मशवरा भी हो और एक प्रॉपर ट्रेनर के जरिए से ये किया जाए, तब जाकर आप सही सिमत में चलेंगे, अदरवाइज ये नुकसान पहुंचाएगा, जो हम अक्सर देखते हैं। डॉक्टर साहब अभी मेरी राय है कि इट शुड बी मेड लीगल। जी जी। और एक बात जी, आपने वो ड्रिंक्स की बात बोली, जो लोग हाई एनर्जी, जो हमारा साइंटिफिक हार्डकोर साइंटिफिक डेटा है, उसमें आया है that some of them can cause irregularity in the heartbeat and they can have an issue. जो predisposed individuals में it can be harmful to them. उसके बारे में it can be all looked into carefully and the strategy can be drawn to prevent all this. डॉक्टर साहब, चूंकि अब आज कोरोना का भी वक्त है, स्ट्रेस भी बहुत है, ये कोविड पेशेंट जो पहले थे अब नॉर्मल है, क्या उन्हें ज्यादा ये स्ट्रेस रहता है? क्या उन्हें ज्यादा खतरा है कार्डिक अरेस्ट होने का? इस तरीके की भी बड़ी बातें इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं कि जनाब ये तो पहले कोविड पेशेंट था, शायद उस वजह से ये इसका जो सिस्टम है वो कमजोर हो गया और ये कार्डिक अरेस्ट में इसकी मौत एट द एंड ऑफ द डे हो गई। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आफ्टर रिकवरी ऑफ अ कोविड इलनेस, लाइक कोविड के दौरान जब डेल्टा वायरस की मैं बात कर रहा हूं, तब कार्डियक अरेस्ट और बाकी चीजें होते थे एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द कोविड इलनेस, या देखा जाता था हार्ट अटैक्स आते थे, या जो ड्रग्स यूज हुआ करते थे फॉर द कोविड, उनके भी कार्डियक साइड इफेक्ट्स थे। बट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम दैट कोविड, जिसको हम डेल्टा वायरस बोला करते थे, उसके रिकवरी के बाद कोई हार्ट अटैक की कोई मेजर चांस है ही नहीं। अलबत्ता आई वांट एक क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। मैंने कुछ एक क्लिनिकल कंडीशन है व्हाट इज नोन एज लॉन्ग हॉल कोविड। लॉन्ग हॉल कोविड एक ऐसा सिंड्रोम है कि किसी को कोविड हो गया 8 महीने बाद, 8 महीने के बाद उसको अचानक बेहोश हो जाता है और वो गिर पड़ जाता है। ये एक किस्म का वो वेजोवेगल सिनकोप है, लाइक आपने सुना होगा मॉर्निंग असेंबली में, ये या कभी किसी एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स में, या कभी ड्यूरिंग इंटेंस फाइटिंग और एन इमोशनल
आउटबर्स्ट, पीपल लूज देयर कॉन्शियसनेस। एक बिनाइन सा सिंड्रोम होता है जिसको लॉन्ग हॉल कोविड बोलते हैं, पर कोई लॉन्ग टर्म कार्डियक इंप्लीकेशंस आफ्टर प्रीवियस, दिस आई विल डिसएग्री, आई डोंट फाइंड अ साइंटिफिक एविडेंस टू दैट। अच्छा जी, आप इसको डिसएग्री करते हैं। तो अब चूंकि माहिराना मशवरा आपसे लेना चाहेंगे, हम देखते हैं कि सिम्टम्स हर एक जगह होते हैं। ये हार्ट के मर्ज में अगर कोई आदमी हो, कोई नौजवान हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, तो उसके लिए सिम्टम्स क्या होंगे जिससे उसे ये पता लगे भाई बस मेरा अलार्म बज गया, अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने चेकअप के लिए जाना ही जाना है? ये वो अगेन आपके सवाल मैंने काफी साइंटिफिक देखे। देखिए एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते थे व्हाट इज नोन एज बेल्स थ्योरम, एक कंसेप्ट हुआ करता था। भाई बेल्स थ्योरम का मतलब था कि एक 60 ईयर ओल्ड मेल जो डायबिटिक है, जो स्मोकर है, उसको अगर चेस्ट पेन हो जाए, हम माना करते थे कि इसको ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है जी। अब इस थ्योरम के मुताबिक कोई 25 से 26 साली लड़की या लड़का अगर उसको चेस्ट पेन होता था, हम आपको उनको बोलते थे कि आपको जी थोड़ा कुछ स्टमक में ट्रबल होगा या मामूली कुछ स्ट्रेन विट्रेन या कोई मस्कुलर पेन हो गया। जो हमने अब एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट देखी, नाउ दिस हैज फेल्ड। अगर आप आज इस टाइम अगर किसी 25 ईयर या 26 ईयर या 28 ईयर ओल्ड मेल या फीमेल इंडिविजुअल को चेस्ट पेन होगा, जो हमने पिछले 20 साल में चेंज देखा, दिस पर्सन शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर ए हार्ट अटैक, क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। स्टमक का है बाद में देखा जाएगा, बोन का है बाद में देखा जाएगा। ऐसा ना हो कि टूथेक का इलाज हो या शोल्डर्स का इलाज हो या बोन का इलाज हो या एसिडिटी का इलाज हो या गैस का इलाज हो और पेशेंट को हार्ट अटैक होकर इसका ये वो डेथ हो जाए। पहले है वी शुड बी कॉशियस अबाउट एवरी इंडिविजुअल नाउ, जो पहले नहीं हुआ करता था। 2 नंबर 1 चेस्ट पेन, कोई भी छाती में दर्द या पेट में दर्द, खासकर या अम्बलैक्स के नेवल के ऊपर, कोई भी पेन जो नेक में आए, कोई भी पेन जो शोल्डर्स में आए, कोई भी पेन जो बैक चेस्ट के बैक में आए, पेन आना। 2 यही पेन चलने के वक्त बढ़ जाना या अचानक सांस फूलना या अचानक बेहोश होना या अचानक उल्टी आना या स्वेटिंग होना या अचानक किस्म की फैटीग, ऐसे कंडीशंस में देयर शुड बी अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। इंशाल्लाह नहीं होगा, मगर जो हमने देखा, जो आज ये एपिडेमिक है, जो मैंने बेजियन थ्योरम बोला, जो मैंने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंशन की बात की, जो मैंने बोला ये 1950 नहीं है, ये 2022 है। आज हार्ट अटैक का हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेंशन रहना चाहिए चेस्ट पेन में। पहले जमाने में जब डॉक्टर एलिजान साहब का टाइम होता था तो जिलिचर एमपीएस या सिम्टिडीन या रैंटिडीन दिया करते थे एब्डोमिनल पेन के लिए, वो जमाना गया। आज हमने देखे सीजन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सीजन ऑर्थोपेडिशियंस, दे ऑल सेंड द ईसीजीज टू अस, दे ऑल सेंड द पहले हार्ट अटैक रूल आउट करो, बाद में हम ये बोन का या स्टमक का इलाज करेंगे। सो चेस्ट पेन कभी नॉन सीरियस नहीं रहना चाहिए। ये नहीं बोलना कि ये गैस है बाकी चीज है, इंशाल्लाह मामूली होगा, और वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज इतना मुअस्सर इलाज है कि प्रॉपर ट्रीट के बाद अब हार्ट अटैक में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, मुझे पता है कि आप अदीमुल फुर्सत है और मैं जसारत कर रहा हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे है, चूंकि आज हम जिस वेव में है, 3rd वेव में है, और इन्फ्लुएंजा और इस तरीके की हर तरफ से परेशानियां, इसमें चेस्ट कंजक्शन होता है, और क्या उससे भी जो पेन होती है, क्या मैं उसको भी अलार्म बेल में ले लूं कि भैया अगर ऐसा है तो आपने बहुत एहतियात बरतना होगा? ये जो आपने सवाल पूछा, पहला क्वेश्चन है क्या ओमाइक्रॉन से कोई चेस्ट कंजेशन के बाद या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद कोई हार्ट अटैक हो सकता है? आंसर इज प्रिसाइज नो। लेट मी नॉट पैनिक द ऑडियंस बाय सेइंग नहीं खतरा है। दूसरा, अब क्या है कि हमने अदरवाइज देखा है कंडीशन है व्हाट इज नोन एज विंटर हार्ट अटैक अक्रॉस द वर्ल्ड। During the times of winter, there is an increase in incidence of heart attack. उसके I can enumerate 15-16 causes. मगर एक अहम चीज है, कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस का या क्लैमिडियल इन्फेक्शंस का जो ज्यादा स्प्रिंग में, फॉल में, दैट्स ऑटम में और विंटर में ज्यादा हुआ करते हैं कंपेयर टू समर्स, कहते हैं they have some link that there might be some rise in the heart attack. अब ओमिक्रॉन से बोला हार्ट अटैक हो जाए, गलत सी बात है, मगर वैक्सीन लगाना, इन्फ्लुएंजा वायरल वैक्सीन बचाना, अपने आप को वार्म एनवायरनमेंट में रखना,
वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना ना, इट्स वर्थ वाइल, इट माइट हैव अ गुड इमीडिएट एंड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मोहिउद्दीन साहब, हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। जामीन 6 बज चुके हैं जनाब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ। चाहता है जिंदगी रही तो कल 5 बजे दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे 5 के पंच में। लेकिन अपना फीडबैक हमारी राब्ता साइट के जरिए से हम तक जरूर पहुंचाइएगा और देखते रहिएगा गुलिस्तान न्यूज, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज आपको खबर तह तक हरदम दिखा रहा है।